दोस्तों स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 19 अप्रैल है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है और इसके साथ साथ इसके बेसिक जीके स्टैटिक्स पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम अपने पहले प्रश्न पर चले। हम देखते हैं कि कल वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था मैंने, उसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया है। तो पहले आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन था दुती चंद, सोनम सेठ, हिमा दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दुती चंद। दुती चंद को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दिया जाता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर कि खेल से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन और मुख्य रूप से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं खेल को लेकर। तो खेल से बने हुए प्रश्नों को हल्के में ना लें, इसको अच्छे से पढ़ें और समझें कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक। तो इसका आंसर होगा विनेश फोगाट। तो अभी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही विनेश फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है और वह एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी हैं। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखिए, नोट करते हुए चलिए साथ में कि एशियाई खेलों और स्वर्ण कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। इसके अलावा ये है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली भी पहली भारतीय एथलीट है। इसके अलावा इन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न इनके पुरस्कारों को लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि 2020 में किस महिला पहलवान को खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह है कौन, विनेश फोगाट। और इसके अलावा 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विनेश फोगाट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, 2016 में। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वह किस वर्ष विनेश फोगाट को दिया गया। तो 2020 में दिया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पहले ही क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए यहाँ पर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विश्व धरोहर दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष समृद्ध संस्कृति और विरासत के बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। और यह विरासत के संरक्षण में शामिल जो संगठन हैं, यानी कि जो भी हमारी विरासतें हैं, हेरिटेज हैं, जैसे कि हमारे हेरिटेज क्या क्या होंगे, परंपराएं हो सकती हैं, संस्कृति हो सकती हैं, या जो स्मारक हैं जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है, ऐसी जो स्मारक हैं, या बृहदेश्वर मंदिर है, खजुराहो के मंदिर हैं, या एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, ये सब क्या है, धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति या मध्यकालीन संस्कृति को दर्शाती है, स्थापत्य कला को दर्शाती है, कला संस्कृति को दर्शाती है। तो इनके जो संगठन हैं जो इनको प्रिजर्व करते हैं, उनके कार्यों को संरक्षित करने, उनके प्रयासों को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस का सुझाव सबसे पहले जो दिया था वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स द्वारा दिया गया था। ये एक परिषद है जो माउंटेन्स और जो दूसरी साइट्स हैं, स्थल हैं, विरासत स्थल है, उनको प्रिजर्व करने के लिए कार्य करता है। तो इनके द्वारा 1982 में ये सुझाव दिया गया था और इसे 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में अपनाया गया था। तो किस सम्मेलन में अपनाया गया था, यूनेस्को के 22वें सम्मेलन में अपनाया गया था 1983 में। तो 1983 से प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए स्थल या स्मारक या क्षेत्र हो सकते हैं। किसी क्षेत्र को यूनेस्को धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर सकता है या किसी स्मारक या किसी स्थान को जो है इसमें सूचीबद्ध कर सकता है, या एक पूरे कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम्पी का जो रथ है
जैसे हम्पी का रथ जो कर्नाटक में है वो एक कॉम्प्लेक्स में है जिसमें विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, ऐसे कई मंदिर वहाँ पर हैं। तो ये पूरा एक क्षेत्र हो सकता है जो स्मारकों का स्थान है, क्षेत्र है, जैसे हम्पी का रथ है और उसका जो क्षेत्र है कॉम्प्लेक्स है, जैसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है। इन क्षेत्रों को विश्व धरोहर स्थलों में जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है, सूचीगत किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर देखें तो विश्व धरोहर स्थलों को अगर देखा जाए तो कुल मिला के विश्व में अभी 1121 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। विश्व में कुल कितने हैं? विश्व में 1121 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और इसमें से 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने? 38 जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें कहाँ के? भारत के कितने हैं? 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और विश्व के 1121 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं टोटल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में अवस्थित है और विश्व के कुल 50 से अधिक कार्यालय, क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं विश्व में 50 से अधिक। इसके अलावा इसके 193 सदस्य देश हैं और इसके सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत सरकार ने हाल ही में धमरा नदी पर रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। धमरा नदी किस राज्य में है? तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में स्थित है, स्थित बहती है नदी कौन सी? धामरा नदी और उसमें रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट को अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो भारत सरकार ने भी हाल ही में ओडिशा में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है और ये परियोजना से क्या होगा कि यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि ये नदी में चलने वाली एक शिप है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसे रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है या फिर कहा जाए जेट्टी कहा जाता है उसे। एक शिप होती है जो नदी में चलती है और इसके द्वारा गाड़ियों को या जो छोटे वाहन हैं और लोगों को एक स्थल से दूसरे स्थल पर जल परिवहन के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो धामरा नदी वैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के संगम से बनी एक संयुक्त धारा है। कौन कौन सी नदियों से? वैतरणी और ब्राह्मणी, ये 2 नदियों से मिलकर बनी है धामरा नदी, जो कि कहाँ? ओडिशा में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो धामरा नदी के मुहाने के पास जो है गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके अलावा भीतरकर्णिका वन्यजीव अभ्यारण्य इसके मुहाने पर स्थित है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण घोंसला बनाने वाला स्थल है। कौन सा? गहिरमाथा अभ्यारण्य। कई बार इसको प्रश्नों में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिए और एक पॉइंट को रिकॉर्ड करते हुए चलिए आप लोग कि ओलिव रिडले समुद्री कछुआ जो कि दुनिया का सबसे छोटे कछुओं की प्रजाति होती है, ओलिव रिडले, ये अपने घोंसला बनाने के लिए प्रतिवर्ष ओडिशा के तट पर आती हैं और वो मुख्य रूप से गहिरमाथा अभ्यारण्य में आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थल है और ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को खतरे की प्रजाति की, यानी कि उन्हें जो है एंडेंजर्ड में रखा गया है, विलुप्त प्राय रखा गया है IUCN की लाल सूची में। तो लाल सूची कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। यानी कि ये संस्था है, वो संस्था है जो कुछ विभिन्न प्रजातियों को जो कि ख़त्म होने की कैटेगरी पर हैं या फिर कहा जा सकता है कि भविष्य में विलुप्त हो सकती है, उनको प्रिजर्व करने का काम करता है और उनके लिए एक लिस्ट तैयार करता है जिसे लाल सूची कहते हैं। तो कमज़ोर श्रेणियों के तहत इसे रखा गया, एंडेंजर्ड में रखा गया है। और इसी के साथ ही एक भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एक कानून बनाया गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे शामिल किया गया है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे किस अनुसूची में रखा गया? एक अनुसूची में रखा गया है। यानी कि एक अनुसूची में, यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अगर अनुसूची 1 में किसी जीव को रखा जाता है तो उसका शिकार करना या उसको पालना एक तरीके से गैरकानूनी होता है, या वो अवैध रूप से शिकार करना उसका गैरकानूनी होता है। जैसे कि टाइगर है या बाघ है, उनको भी अनुसूची 1 में रखा गया है। जैसे बाघों का शिकार करना या जो हाथी हैं उनको भी अनुसूची 1 में रखा गया है ताकि उनका जो शिकार रोका जा सके। इसके अलावा भीतरकर्णिका ओडिशा में मैंग्रोव आर्द्रभूमि है, मैंग्रोव वेटलैंड्स हैं
और ये मुख्य रूप से मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों ही स्थल जो है धामरा नदी के मुहाने पर स्थित हैं। तो इसलिए ये समाचार में बना रहा और इसके मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को बताए। और दोनों ही किस राज्य में? ओडिशा राज्य में है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि गहिरमाथा अभ्यारण्य किस राज्य में है, या भीतरगढ़िया किस राज्य में है, समुद्री ओलिव रिडले समुद्री कछुए किस राज्य में अपना प्रजनन करते हैं या घोंसला बनाते हैं। IUCN की लाल सूची में ओलिव रिडले किस में है? एंडेंजर्ड में है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत में गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के साथ अभी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? CNES अंतरिक्ष एजेंसी है किसकी? फ्रांस की। तो ये भी याद रखिएगा, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? CNES। तो इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। और इस मिशन का क्या नाम है? गगनयान मिशन है। तो 2022 में भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 2022 तक हम गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, जो कि भारत की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। इसी के साथ 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इस इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? के सिवन। और मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। किसकी? इसरो की, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि बिलीव पुस्तक किस क्रिकेटर की आत्मकथा पर आधारित है? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, सुनील गावस्कर या अनिल कुंबले। तो इसका आंसर होगा सुरेश रैना। सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये किताब का नाम है, किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की आत्मकथा है और इसे मई में रिलीज़ किया जाएगा। यह पुस्तक सुरेश रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा सहलेखित है। इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखा है। मुख्य लेखक सुरेश रैना है क्योंकि आत्मकथा उन्हीं की है। आत्मकथा या बायोग्राफी जो लिखी जाती है मुख्य रूप से उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है जिसकी कथा उसमें होती है। तो यह आत्मकथा का प्रकाशन पेंगुइन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। एक प्रकाशन है पेंगुइन इंडिया, उसके द्वारा इस आत्मकथा का प्रकाशन किया जाए। क्या नाम है किताब का? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगम, राजीव कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ सिंह लोंगम। सिद्धार्थ सिंह लोंगम को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और यह वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के CEO के रूप में भी कार्यरत थे। इन्होंने नवीन अग्रवाल का स्थान लिया है। तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन है। डोपिंग रोधी संगठन का मतलब क्या हो गया कि जो खिलाड़ी खेल में हिस्सा लेते हैं वो किसी प्रकार के किसी दवाई का उपयोग करके तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई खिलाड़ी जो है अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता को, शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थों का या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का निर्माण किया गया 2005 में और ये अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के मापदंडों के आधार पर कार्य करती है। तो 2005 में इसका गठन किया गया। इसका काम क्या है कि खेल में जो स्वस्थ प्रतियोगिता है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? बलबीर सिंह जूनियर, महेंद्र राणा, बलबीर सिंह सीनियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बलबीर सिंह जूनियर। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वह रजत पदक विजेता 1958 एशियाई खेलों की भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने 1951 में भारत के लिए खेलना शुरू किया और उन्होंने पंजाब राज्य हॉकी टीम के लिए भी खेला था। इसी तरीके से देखा जाए तो अभी तक वर्तमान स्थिति में भारत की जो हॉकी टीम है उसने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो टोटल ये प्रश्न कई बार बन सकता है और बना हुआ भी है कि भारत ने अभी तक ओलंपिक में टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। हॉकी टीम ने, भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं? तो 8 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय
खेल है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है। तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पेटीएम। तो इसका आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक ने अभी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और देश में फेसबुक का ये पहला सौदा है और इसमें फेसबुक और क्लीन मैक्स दोनों मिलकर जो है भारत की इलेक्ट्रिकल्स ग्रेड में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी और कब की थी? 2004 में की थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है फेसबुक का मुख्यालय और संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं, सभी लोग जानते होंगे और 2004 में इसकी स्थापना की थी मार्क जुकरबर्ग ने। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस संस्था ने माई बॉडी इज़ माई ऑन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या UNFPA या यूनेस्को। तो इसका आंसर होगा UNFPA यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है जिसका शीर्षक क्या है? माई बॉडी इज़ माई ऑन। तो माई बॉडी इज़ माई ऑन शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है। इसी तरीके से 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है और यही कारण है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक है माई बॉडी इज़ माई ऑन। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और अगले प्रश्न पर और जो कि इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कानून के तहत बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। यानी कि ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रों का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या उनका जलवायु परिवर्तन से उनके क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला जो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला जो देश है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो तो ज़्यादा लाइक करें और गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारा मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छी वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर आपके सामने लाते रहें। तो इसी तरीके से देख लेते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है कि गुण महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप इसका उत्तर देने में बहुत ही अच्छे से सक्षम हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि सिद्धार्थनगर, झांसी और कुशीनगर में भी कुछ महोत्सव मनाए गए। अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए कि सिद्धार्थनगर में कौन सा महोत्सव बनाया गया, झांसी में और कुशीनगर में। हालांकि लखनऊ में कौन सा महोत्सव मनाया गया ये भी आप लोगों को पता ही है। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।